वेलकम टू AR एजुकेशन गाइस। और पैट 2023 के लिए ये हमारी छठी क्लास है। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद का समय, जिसे प्री मिडाइवल पीरियड भी कहते हैं। अब जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि गुप्त साम्राज्य था और इस साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी तक हो लेता है। तो गुप्त साम्राज्य के बाद भारत के विभिन्न इलाकों में अलग अलग राजवंशों का उदय होता है। जैसे वल्लभी गुजरात में मैत्रक, कन्नौज में मौखर और थानेश्वर में पुष्यभूति वंश। उसके बाद बंगाल में गौड़ वंश का शासन। कश्मीर में इस समय तक श्वेत हूणों का शासन हो चुका था। तो हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था, इन्होंने अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। और इसी वंश में एक राजा हुआ प्रभाकर वर्धन। ये वास्तव में सामंत थे पहले। इसका बेटा था राज्यवर्धन, बड़ा बेटा, और छोटा बेटा हर्षवर्धन। अब राज्यवर्धन की बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बनता है। इसी हर्षवर्धन के बारे में हमें पढ़ना है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग नामक जो चीनी यात्री 629 ईस्वी में भारत आया। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। ह्वेनसांग की एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की। यह बंदा चाइना से नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, कभी पूछ ले तो, और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये 645 ईस्वी में वापस लौट गया। लगभग 15 साल भारत में घूमा टहला और हर्ष के साम्राज्य के बारे में जानकारी इसके संस्मरण से भी मिलती है। हर्ष की उपाधियों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज और सकलोत्तरापथेश्वर जैसी उपाधियां हैं। इसने गौड़ शासक शशांक को पराजित किया, वही शशांक जिसने इसके भाई को मारा था, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने 5 उत्तरी राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिसमें पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा हैं। दक्षिण में प्रसार की अभिलाषा से दक्षिण अभियान किया और नर्मदा नदी के तट पर इसका सामना पुलकेशिन द्वितीय से होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। इसकी जानकारी ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। हर्ष का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट। इसके द्वारा रचित हर्षचरित से प्लस ह्वेनसांग के संस्मरणों से हमें हर्ष के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। संस्मरण मतलब मेमोर। तो शासन व्यवस्था थी जो गुप्तों की तरह थी, वही सामंती। कुछ अधिकारियों के नाम जान लेते हैं जो गुप्तोत्तर काल में प्रचलित हुए। जैसे कि कर वसूलने वाला अधिकारी भौगिक होता था और जमीन का हिसाब रखने वाले को पुस्तपाल कहा जाता था, और कर उपज का छठा भाग हुआ करता था। ह्वेनसांग के प्रभाव से हर्ष ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया। हर्ष के द्वारा कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी, और ये भी मान्यता है कि प्रयाग में कुंभ की शुरुआत हर्ष द्वारा ही की गई थी। हर्ष के समय का महत्वपूर्ण साहित्य मैंने बता ही दिया था। एक और लिख लीजिए, मयूर, जिसने सूर्य शतक लिखा। पिछली वीडियो में जैसा कि बताया ही था कि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है, और हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखी है। अब आगे की बातें। ग्राम शासन में ऐसा था कि प्रधान जो हुआ करता था उसको ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे। हर्षचरित में एक यंत्र का जिक्र मिलता है जिसे तुला यंत्र कहा गया है, जो सिंचाई पंप हुआ करता था। हर्ष का शासन समाप्त होता है 647 ईस्वी में, और हर्ष का शासन समाप्त होने के बाद फिर से वही अराजकता फैल जाती है। आगे चलकर 8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में फैली अशांति को रोकने के लिए लोगों के द्वारा गोपाल को शासक बनाया जाता है, और गोपाल ही पाल वंश की स्थापना करता है। इसी के द्वारा उदंतपुरी में एक मठ बनवाया जाता है। इसके बाद धर्मपाल नाम का शासक हुआ 770 ईस्वी में।
इसने पालों की तरफ से कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया। वास्तव में हुआ क्या कि हिस्ट्री में हर्ष के बाद कन्नौज एक सत्ता का केंद्र बन गया। जैसे आप अगर बाद में देखें तो मुग़ल काल में या सल्तनत काल में दिल्ली था, वैसे ही कन्नौज हर्ष के बाद था, जिसके लिए 3 वंशों में आपस में संघर्ष हुआ है, जिसे कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें ये पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट वंश थे। तो इन तीनों के बीच का जो संघर्ष है वो कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। वहाँ इसने इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को अपॉइंट किया। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में, जो भागलपुर बिहार में है। इसके बाद एक अन्य शासक देवपाल 810 ईस्वी में बनता है, जिसके समय पर सुलेमान जो अरब यात्री है वो भारत आया था। इसके दरबार में वज्रदत्त रहता था, जिसने लोकेश्वर शतक की रचना की है। इसके बाद कई अन्य शासक हुए, लेकिन महिपाल फर्स्ट एक अन्य महत्वपूर्ण शासक 978 ईस्वी में हुआ, जिसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहते हैं। इसी के समय राजेंद्र चोल का आक्रमण हुआ, जिससे ये हारा था। इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक रामपाल हुआ, जो 1075 ईस्वी में हुआ। अब थोड़ा राजपूत राजवंशों के बारे में जानकारी लेते हैं। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दरअसल उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल भी माना जा सकता है। अब राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मत हैं, जिनमें से एक ये है कि जो मतलब पृथ्वीराज रासो के अनुसार है कि राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। ये वही पृथ्वीराज रासो है जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा है। तो पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की। इनकी उत्पत्ति गुजरात और दक्षिण राजस्थान में मानी जाती है, और इनके अभिलेखों में इन्हें लक्ष्मण जी के वंशज बताया गया है। गुर्जर जाति का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल प्रशस्ति है, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, और इनका राज्य उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। इनका पहला महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट फर्स्ट, जो 730 में बना, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेक्षियों का नाशक कहा गया है। मलेक्ष का संदर्भ यहाँ अरबों से है। अगला महत्वपूर्ण शासक वत्सराज 775 ईस्वी में बना, जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है प्रतिहारों का। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया सर्वप्रथम इनकी तरफ से। इसने ही धर्मपाल को हराया था, वही पाल वंश का शासक, पर यह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया था। इसके बाद इसका बेटा हुआ नागभट्ट द्वितीय, जिसने कन्नौज को जीतकर उसे राजधानी बनाया। इसके बाद एक अन्य शासक मेहर भोज प्रथम 836 ईस्वी में शासक बनता है, जिसने आदिवारा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, पर इसकी पराजय ध्रुव से भी हुई और देवपाल से भी हुई। देखो, ये पूछे तो नहीं जाएंगे, पर इन्हें समझना जरूरी है कालक्रम को समझने के लिए। इसके बाद एक राजा हुआ महेंद्रपाल प्रथम, जिसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा या हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद महिपाल प्रथम शासक बनता है 912 ईस्वी में, जिसके समय पर अलमसूदी 915 या 16 में भारत आया था। अलमसूदी बगदाद का रहने वाला था। इसके बाद कई अन्य राजा हुए, जिनमें महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल आदि आदि हैं। लेकिन 1018 में एक राज्यपाल नामक शासक हुआ, जिसे गजनवी ने हराया था, और राज्यपाल का बेटा त्रिलोचन हुआ, जिसको 1019 में फिर से गजनवी ने हराया। अंतिम शासक इसका यशपाल रहा। फिर कन्नौज के गढ़वाल वंश द्वारा इनको प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसकी स्थापना चंद्रदेव ने करी थी। अब इसका पहला महत्वपूर्ण शासक गोविंद चंद हुआ, जो 1114 ईस्वी में शासक बनता है, जिसने पश्चिम बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना शासन किया। अब क्योंकि ये विद्वान आदमी था, तो इसके लेखों में से इसकी उपाधि ना ही याद करो तो बढ़िया है। विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। अब राजा विद्वान तो मंत्री भी विद्वान। मंत्री लक्ष्मीधर, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद हुआ, जो 1170 में शासक बनता है, और 1194 में मोहम्मद गोरी के साथ चंदावर के युद्ध में मारा जाता है। और इसने पूर्व की ओर प्रसार करने की कोशिश की, तो बंगाल में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन ने इसे हराया।
अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ कि किसने किसको हराया, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप ये पूछा जाएगा कि किसने किसको हराया, बल्कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन किसके समकालीन रहा है। आगे इसके दरबार में श्रीहर्ष नामक कवि रहता था जिसने नैषेध चरित और खंडन खंड खाद्य की रचना की है। फिर कालांतर में इल्तुतमिश कन्नौज को जीतकर इसे दिल्ली में मंगा लेगा। अब पढ़ते हैं चौहान वंश के बारे में। ये 7वीं शताब्दी में शाकंभरी जो सांभर और अजमेर के पास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से संबंधित है। इसकी स्थापना वासुदेव द्वारा की गई। ये पहले प्रतिहार शासकों के सामंत हुआ करते थे और 10वीं शताब्दी की शुरुआत में वाकपति प्रथम ने अपने आप को प्रतिहारों से स्वतंत्र किया। महत्वपूर्ण शासकों में अजयराज जो 12वीं शताब्दी में शासक बनता है, इसने अजमेर नगर की स्थापना की। इसका उत्तराधिकारी अर्णोराज जिसने अजमेर के पास महमूद की सेना को हराया था। इसके बाद एक अन्य विग्रहराज चतुर्थ या वीसलदेव, ठीक है, इसने तोमरों को सामंत बनाया और खुद विद्वान आदमी था। तो हरिकेन नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की है जिसके अंश आपको 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। विद्वान आदमी तो दरबार में भी विद्वान सोमदेव जिन्होंने कथा सारित सागर और ललित विग्रहराज की रचना की है। अन्य महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज तृतीय जो 1178 ईस्वी में शासक बनते हैं और इन्हीं को भैया पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। 1186 में पृथ्वीराज चौहान का गुजरात शासक भीम द्वितीय से संघर्ष होता है, वो परमार राजकुमारी के साथ विवाह के प्रश्न पर। आगे चल के 1191 में तराइन का युद्ध होता है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था और इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। अगला युद्ध 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और अब की बार मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है तथा जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। और फिर कालांतर में ऐबक के लगातार आक्रमण होते रहे अजमेर पर, जिससे चौहान वंश का अंत हो गया। अब थोड़ी सी जानकारी बुंदेलखंड के चंदेल वंश के बारे में भी। इसकी स्थापना नन्नुक ने की थी और इसकी राजधानी खजुराहो हुआ करती थी तथा नन्नुक के पौत्र जेजा या जयशक्ति के नाम पर यह प्रदेश जेजा भुक्ति कहलाता है। अब ये चीज़ समझ आ रही होगी कि भुक्ति का यहाँ क्या तात्पर्य है। इसी वंश का शासक यशोवर्मन जो 925 ईस्वी में शासक बना, इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रमुख शासक धंगदेव हुआ जो 950 ईस्वी में बना। अच्छा, ये भी पहले प्रतिहारों के सामंत थे और प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का श्रेय धंगदेव को जाता है। धंगदेव ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया और इसी के द्वारा खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण कराया गया। और 1019 में फिर एक विद्याधर नाम का शासक होता है जिसने राज्यपाल को मारा। ये वही राज्यपाल है जो गजनवी से युद्ध करने के बजाय भाग खड़ा हुआ था। अच्छा, इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना सर तो बचा लिया पर स्वाभिमान बेच दिया, पर ऐसे भी बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना स्वाभिमान बचाया और अपना सर गंवा दिया। और ऐसे ही शासकों को आज इतिहास में बड़े सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। विद्याधर ने परमार शासक भोज को हराया। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट परमरदेव या परमल हुआ, जिसे 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने हराकर महोबा को जीता और फिर आगे चलकर 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर पर अधिकार कर लेता है और 1305 में आगे चलकर चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया जाएगा। अब बात करते हैं मालवा के परमार वंश के बारे में। ये था प्राचीन अवंती का क्षेत्र जो नर्मदा से उत्तर का क्षेत्र था और ये भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। और इस वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज द्वारा की गई थी और इसे स्वतंत्र सीयक या श्रीहर्ष ने किया है। इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी जो बाद में धार हो गई थी। इस वंश का प्रमुख शासक राजा भोज जो 1000 से
1055 ईस्वी तक रहा। उदयपुर प्रशस्ति से पता चलता है कि इसने तुर्कों को हराया और इसने अपनी राजधानी धार को बनाया। इसने नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से भी विख्यात था और भोज ने अलग अलग विषयों पर 20 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर समरांगण सूत्रधार है। इसके द्वारा अपने नाम पर भोजपुर नामक शहर बसाया गया और एक भोजसर नाम से तालाब भी बनवाया। अब बात करते हैं गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। इसका संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसी ने गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से को जीतकर अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके महत्वपूर्ण शासकों में भीम प्रथम जो 1022 में शासक बनता है। इसी के काल में गजनवी ने 1025 में गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। भीम प्रथम द्वारा सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण किया गया पत्थरों द्वारा, जो पहले लकड़ी और ईंटों से बना हुआ था। इसी के सेनानायक विमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद अन्य शासक एक जय सिंह जो 1094 में शासक बनता है। इसके दरबार में हेमचंद्र रहता था जो जैन विद्वान था। इसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। अगला शासक कुमारपाल जो 1143 में शासक बना। इसने हेमचंद्र से जैन धर्म की दीक्षा ली और कुमारपाल चरित जयसिंह सूरी द्वारा लिखा गया है। अब 1172 में एक अजयपाल नामक शासक होता है। 1176 में एक मूलराज सेकंड और फाइनली 1178 में भीम द्वितीय। ये इस वंश का अंतिम शासक था और इसने 1178 ईस्वी में माउंट आबू के पास मोहम्मद गौरी को हराया था और फिर आगे चलकर 1195 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। अब देख लेते हैं कि गुप्तोत्तर कालीन जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। इसी काल में सामंतवाद का उदय होता है और प्रांतीय सत्ताएं मजबूत होती हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और एक ग्रंथ है अभिधान रत्नमाला। इसे तत्कालीन जो अनाज उपजाए जाते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब भूमि के प्रकारों में वाहित जो होती थी जिसमें बीज बोया जाता था और अकृष्ट जिसमें खेती न की गई हो। ऊसर जहाँ बीज उगता नहीं था, ये तो सब पता होगा। खेल और परती जिस भूमि को जोता नहीं जाता था और साक्त जो व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि हुआ करती थी। कर 1/12 से 5/6 भाग तक हुआ करता था। भाग जो था वो उपज में हिस्सा हुआ करता था और भोग फल फूल लकड़ी इत्यादि के रूप में जो उपहार के रूप में राजा को दिया जाता था। और हिरण्य ये नकद रूप में वसूला जाने वाला कर था। प्रस्थ अधिकारियों का हिस्सा और उपर कर अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर था। संस्कृत ग्रंथों में अरघट्ट नामक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका मतलब रहट से है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख गाथा सप्तशती में मिला है। भूमि मापन के लिए जो माप प्रयुक्त होते थे उनमें द्रोणवाप, कुल्यवाप, कुल मिलाकर अगर वाप आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो भूमि मापन से संबंधित है। इस काल में व्यापार में कमी आई थी और इसी की वजह से कन्नौज का महत्व बढ़ा था। और कैसे बढ़ा उसमें पीएचडी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पश्चिमी तट के बंदरगांव से व्यापार होता था जिनमें देवल, थाना, खंबात, भड़ौच। भड़ौच अपने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था जिसे वरोज कहा जाता था। इस काल में मुद्रा के प्रचलन में कमी आई और वस्तु विनिमय को बढ़ावा मिला। डेली का जो था वो कौड़ियों के माध्यम से होता था लेन देन, जिसे कपर्दक कहा गया है प्रतिहार और अभिलेखों में। सोने के सिक्के तो इस काल से नाम मात्र ही देखने को मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था में राजपूतों ने वैदिक कालीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया। धार्मिक क्षेत्र में देवी या शक्ति की उपासना प्रारंभ हुई जिसका श्रेय मार्कंडेय पुराण को जाता है। कला के क्षेत्र में देखा जाए
तो इस काल में जो वास्तुकला की जो मुख्य कृतियां हैं वो मंदिर हैं, जो 3 शैलियों में हैं। पहला नागर शैली, जिसमें रेखीय शिखर होता है। इस शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। उदाहरण था लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी और दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये सब नागर शैली के उदाहरण हैं। दूसरा है द्रविड़ शैली। इसमें क्या होता है कि वर्गाकार गर्भगृह पर छोटे छोटे पिरामिड नुमा ऐसे मंजिलों का निर्माण किया जाता है, जो ऐसे पिरामिड की शेप में होती हैं लगभग। इस शैली के मंदिरों का निर्माण ज़्यादातर पल्लव, चालुक्य, चोल राजाओं द्वारा करवाया गया, और ये मंदिर आपको ज़्यादातर दक्षिण में देखने को मिलेंगे, जैसा कि महाबलीपुरम और कांची के मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। तीसरी शैली है बेसर शैली। ये शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है एक तरह से। इसमें दोनों के गुण देखने को मिलते हैं, और इस शैली के मंदिर अर्धगोलाकार स्वरूप में होते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर इसी शैली का एक उदाहरण है। राष्ट्रकूट काल के ऐहोल मंदिर भी इसी शैली में निर्मित हैं। बाकी और कौन सा मंदिर किसने बनवाया, ये सब जानकारी मैं एक अलग से शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ये जो होता है ना, इसे गोपुरम बोलते हैं। कई लोग इसे मंदिर समझ लेते हैं। ये मंदिर नहीं, मंदिर का एंट्रेंस होता है, और ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। ठीक है, बाकी इसमें बस इतना ही। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।